हेलो, टुडे वी विल स्टडी अबाउट राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होगा, आर्बिट्ररी बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 जुरिस्टिक पर्सन के पास भी है, मतलब जैसे कि कंपनी, एसोसिएशन, एक नेचुरल पर्सन के पास भी है जैसे कि ह्यूमन बींग्स, और सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, इन सबको अवेलेबल है। अब जो आर्टिकल 14 उसके अप्रोच की बात करते हैं, इसका अप्रोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसका अप्रोच पॉजिटिव भी है एज वेल एज नेगेटिव भी है। इसका अप्रोच नेगेटिव जो है वो इस वजह से है क्योंकि ये आर्टिकल दो चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जब वो इक्वालिटी बिफोर लॉ बात करता है यानी कि लॉ की आइज में सब सेम है, तो इसका नेगेटिव अप्रोच है। लेकिन जब ये बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसका मतलब सबके लॉज को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ना, यही मतलब जो कोर है ना पूरे इक्वालिटी का, यही कोर है इक्वालिटी का। ठीक है, अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या है और डिटेल में आगे वाले स्लाइड्स में समझेंगे। ठीक है, अब एक और बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो यहाँ पे जो वर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ में जो वर्ड लॉ यूज़ हुआ है वो हमने जेनेरिक सेंस में, फिलोसॉफिकल सेंस में यूज़ किया है, लेकिन जो लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वर्ड में जो यूज़ हुआ है वो हम लोगों ने वहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक लॉज की बात कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, जिधर हम लोग देखेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है। ये जो टर्म है हमारा, ये इंग्लिश कॉमन लॉ से इंस्पायर्ड है, डेफिनेटली ये पता है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये वो बोलता है लीगल इक्वालिटी की बात करता है। इसका मतलब हर एक इंसान लॉ की नज़रों में इक्वल है। इसका मतलब यही है कि किसी भी पर्सन के पास किसी तरीके की स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, अगर मान लो कोई काम इंसान करता है जिसके पीछे कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको सेम ट्रीट किया जाएगा। डेट मीन्स अगर कोई क्राइम करता है जो कि हमारे आईपीसी में मेंशन्ड है, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर करे या वो कंट्री का कोई स्वीपर ही क्यों ना हो, दोनों को सेम पनिशमेंट, सेम ही देखा जाएगा। वो लॉ की आइज में सेम है। लेडी जस्टिस को देखते हो ना, आइज पे ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है, यही इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आते हैं अगले स्लाइड पे जो कि बात करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉज। ये बोलता है कि ये जो बेसिकली ये वाला जो वर्ड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ए लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इक्वालिटी का जो मतलब है ना, इधर से ही समझ आ जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये जो लॉ इस वजह से डाला गया सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि देखो ये मानना है कि सोसाइटी में सब लोग सेम नहीं होते, हर एक ह्यूमन बीइंग सेम नहीं है। ठीक है, बच्चे को और बड़े को क्या मैं सेम ट्रीट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नहीं। एक हैंडीकैप्ड को, फिजिकली हैंडीकैप्ड को और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मैं क्या सेम ट्रीट कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। एक मैं मेंटली हैंडीकैप्ड को तो इन लोगों या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मैं क्या सेम ट्रीट कर सकती हूँ? ऑब्वियसली नो। तो क्या इन लोगों के लिए सेम लॉज, इन लोगों को सेम वेइंग स्केल में रखना, क्या ये गलत नहीं होगा? ये हमारी इक्वालिटी जो वर्ड है उसे अपोज नहीं करेगा? डेफिनेटली अपोज करेगा। तो इसका मतलब यही है कि जो इक्वल है उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा, जो अनइक्वल्स है उन्हें डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली व्हाइल अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेम सर्कमस्टांसेस में हैं, ठीक है, आप सेम पोजीशन पे हैं, सेम सर्कमस्टांसेस में, तो आप लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। जैसे एक क्लास में स्टूडेंट, मैं आप सबको इक्वल ट्रीट करूंगी। वाई? बिकॉज आप लोग सेम कोर्स पढ़ रहे हो, इस वजह से मैं आप लोग को इक्वली ट्रीट करूंगी। लेकिन अब जो अलग अलग फुटिंग पे है, सपोज एक कोई आई एम गिविंग एग्जाम्पल, कोई सपोज एक बीटेक का बच्चा होगा, एक स्टूडेंट होगा, और एक इधर के स्टूडेंट होगा, तो मैं क्या सेम ट्रीट कर सकती हूँ? डेफिनेटली नो, सेम नहीं ट्रीट किया जा सकता। सपोज जो राइट्स अवेलेबल है, मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होगा, हम दोनों के राइट्स में डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल डिफरेंस होना चाहिए। पर हाँ, अगर मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और दूसरा भी ह्यूमन बीइंग है, उसे कोई ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा। पर अगर हाँ वहाँ पे कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसे ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, तो येस, आई एम ओके विथ इट। अब बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो कि मैं बात कह रही थी। इसमें ये बोला गया कि इक्वल ट्रीटमेंट मतलब ये नहीं है कि सबको सेम ट्रीटमेंट दे दो, सारे ह्यूमंस इक्वल थोड़ी हैं। और सीधी सी बात है, अगर हम सेम ट्रीटमेंट देने लग जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इनइक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, है ना। तो यहाँ पे केस था केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। उस केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने
जो हमारा ये आर्टिकल है ये इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब इक्वालिटी की बात करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी लॉज बनेंगे वो सारे के सारे लॉज यूनिवर्सल होंगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बात करता है कि अगर जो लॉ को अगर मतलब लेजिस्लेचर को लगे कि क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है, लोगों के बीच में क्लासिफिकेशन करना मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, तो वो बिल्कुल कर सकती है। वो आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के हित में काम हो रहा है। ओके, अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अब तक मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफिकेशन होगा कैसे, और अगर क्लासिफिकेशन हो भी जाता है, चलो क्लासिफिकेशन तो हम लोग समझिए किस बेसिस पे होगा कि अगर हम लोग अलग अलग हैं तो हम लोगों को क्लासीफाई कर दिया जाएगा, पर अलग अलग तो इंसान बहुत एस्पेक्ट में होता है, जैसे मैं आप लोग को देख रही हूँ। सपोज ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ योर हेयर्स, है ना, मैं इन बेसिस पर क्या डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ? डेफिनेटली नो। तो क्या टेस्ट तो होना चाहिए ना कोई, तो हम उन टेस्ट की बात करेंगे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेस्ट फॉर वैलिड क्लासिफिकेशन। पहला टेस्ट ये है कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए ना वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल, जैसे मैं एक अडल्ट में और एक इन्फेंट में अगर डिस्क्रिमिनेशन करूँ तो वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया माना जाएगा। लेकिन अगर मैं एक मतलब अगर मैं दो लोगों को डिस्क्रिमिनेट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द हेयर, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होगा, बिल्कुल ये डिस्क्रिमिनेटरी होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा जो ये टेस्ट है ये बोल रहा है कि कैसे दूसरा इंसान एक इंसान दूसरे इंसान से कैसे अलग अलग कर रहे हैं, लॉ में अलग कैसे मान रहा है और क्यों मान रहा है। दूसरा ये है कि जो डिफरेंशिया होना चाहिए उसका रेशनल एक्सेस होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड, मतलब जो मुझे ऑब्जेक्ट अचीव करना है उसका उसके साथ रिलेशन होना चाहिए कोई। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज पार्टनरशिप की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो उसमें जो पार्टनरशिप की बात करते हैं उसमें ये होता है कि हम एक माइनर रहता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करने देते। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली माइनर के पास इतना उसका माइंड ऐसा नहीं है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, पर जो मेजर है वो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अब मैं ये कहूँ कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में वही आएंगे जिनका हेयर कलर ब्राउन है, वही लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका हेयर कलर ब्लैक है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या ये ऑब्जेक्ट मतलब देखो जो मैंने क्लासिफिकेशन किया कौन से बेसिस पे किया? हेयर कलर पे, और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टनरशिप में एंटर करना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। तो इन दोनों में क्या कोई नेक्सस है? मतलब कितनी आर्बिट्ररी से बात हो रही है ना। तो यही, हाँ, पर अगर वही मैं क्लासिफिकेशन करूँ मेजर और माइनर, उसके बाद में देखो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टनरशिप, तो ये टेस्ट एकदम वैलिड होगा। तो दो टेस्ट बताएं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा जो है हमारे पास रेशनल एक्सेस विद द ऑब्जेक्ट साउट टू बी अचीव्ड। अब ये तो था हमारा टेस्ट। अब एक और बात बताती हूँ, जो हम टेस्ट करते हैं ना, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं, ये ना रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आर्बिट्ररी हो तो मतलब वो क्या हुआ? इट इज़ अपोज टू इक्वालिटी। तो इस वजह से सारी चीज़ें रीजनेबल होनी चाहिए। एक केस बताती हूँ, इस केस का नाम सुब्रमण्यन स्वामी वर्सेस सीबीआई। इस केस में कोर्ट ने बोला, ये केस बहुत ही अच्छा है। इस केस में मतलब कोर्ट ने ये बोला कि अगर तुम जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है डिस्क्रिमिनेटरी है, तो फिर बाद में अगर हम इस बात का मतलब इस बात की एक्सप्लेनेशन दें कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो रीजनेबल है ना, और क्या हम ऑब्जेक्ट अचीव करना चाहते हैं, तो वो बातें इमटेरियल है। अगर जो हमारा मतलब सीधी सी बात सोचो ना कि जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ का क्लासिफिकेशन हो रहा है, वही खुद ही डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसके बाद हम ये बातें करें कि जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो जो क्लासिफिकेशन है वो रीजनेबल है, रेशनल एक्सेस है, तो ये सारी बातें तो इमटेरियल है। अब मैं इस केस में हुआ क्या था, बेसिकली एक एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946। इसके अंदर ये था कि अगर कोई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अप्रूवल चाहिए थी, अगर कोई भी जैसे एक पोस्ट होती है जॉइंट सेक्रेटरी की, तो जॉइंट सेक्रेटरी से अगर ऊपर वाले किसी भी इंसान के अगेंस्ट अगर करप्शन के चार्जेस देखने हैं कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है कि नहीं, तो अगर उसके अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट कोई चार्ज करना है या फिर मतलब उनके अगेंस्ट कोई प्रूफ इकट्ठा करना है, तो क्या होगा? हमें सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जो उससे नीचे वाले पोस्ट है ना, अगर ये उनके अगेंस्ट देखना है कि करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, तो हमें उसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये देखो ना इमटेरियल है। अब आप ये बताओ ना कि क्यों, करप्शन तो करप्शन ही है, चाहे वो कोई भी करे। तो ये जो माना है, इसे बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि जो भी ऑफिसर्स हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट से ऊपर हैं और जो जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट से नीचे हैं, उन लोगों को अगर हम लोग उन लोगों को ऐसे ट्रीट करना, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है और अनरीजनेबल है। आई थिंक टेस्ट समझ आ गया। अब जो हमारा क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन जोग्राफिकल बेसिस पे हो सकता है। जैसे कि अगर देखो एक स्टेट में लॉज दूसरे होंगे, दूसरे स्टेट में लॉज दूसरे होंगे, एंड हो सकता है जैसे यहाँ पे यूपी में टेनेंसी लॉज डिफरेंट होंगे, कहीं और पे डिफरेंट होंगे। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लो एक स्टेट में दूसरा लॉ है और उसी सेम चीज़ को लेके दूसरे स्टेट में दूसरा लॉ है, तो आप उस लॉ को इनवैलिड नहीं कर सकते कि भाई इस स्टेट में तो ऐसा है तो इस स्टेट में भी ऐसा होना चाहिए, नहीं। अब जो क्लासिफिकेशन हिस्टोरिकल बेसिस पे भी हो सकता है, जैसे यूपी की हिस्ट्री कुछ और रही होगी, ठीक है, जैसे हमारे लैंड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स थे, तो ऑब्वियसली, और जैसे जहाँ पे ज़्यादा सती प्रैक्टिसेस होती होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टर लॉज होंगे सती के लिए। जहाँ जिस स्टेट में वुमेन की कंडीशन ज़्यादा बेकार होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे वुमेन के लिए, वुमेन के अपहेल्ड करने के लिए वुमेन के राइट्स को ज़्यादा लॉज बने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या जो पर्सन है उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, है ना, ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं कि क्या वो गवर्नमेंट को किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंट्री को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरीके का सोशल सर्विस दे रहा है, इस बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन का बेसिस ये भी हो सकता है कि आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो। अगर मान लो कोई एक इंसान कर रहा है केमिकल्स का बिजनेस कर रहा है ना, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पोल्यूशन होगा, है ना। और मान लो सपोज वहीं पे कोई इंसान चीज़ें कट करने का बिजनेस कर रहा है तो ऑब्वियसली पोल्यूशन नहीं होगा, तो उसके लिए डिफरेंट लॉज होंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मान लो अभी कुछ साल पहले, जैसे अब टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लो सेक्शन 377 का एग्जांपल ले लो, ये तो खैर मैंने ऐसे ही बोल दिया, 377 का एग्जांपल ले लो। पिछले टाइम पे लॉ एकदम ही वैलिड था, पर अब ये लॉ तो बिल्कुल वैलिड नहीं है ना। तो ये हो गया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल को अलग कर रही है बाकी ग्रुप से, तो भी हम उस क्लासिफिकेशन को वैलिड मानेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो सिर्फ एक पर्सन के लिए वो लॉ है, वो लॉ इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, एक कंपनी थी, है ना, तो वो जो कंपनी थी डायरेक्टर्स वगैरह थे संभाल नहीं पाए थे, पर जो कमोडिटी कंपनी प्रोड्यूस करती थी वो बहुत ही ज़्यादा पब्लिक के मतलब मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करते थे। होता है ना कि कोई एक ही सोर्स हो जहाँ से वो सारे गुड्स आते हैं, तो सेम वही कंडीशन थी। तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया, डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए और बोला कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स नहीं अपॉइंट करेंगे, हम लोग डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला, तो एक कोई शेयर होल्डर गया, है ना, उसने बोला कि बाकी कंपनीज भी और हम भी कंपनी है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब बाकी कंपनीज के पास तो राइट है ना अपने डायरेक्टर चुनने का, हमारे पास क्यों नहीं। तो वहीं पे बोला गया, इस केस में कोर्ट ने बोला कि भले ही एक कंपनी को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, लेकिन ये देखा जाएगा क्या वो कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है, तो डेफिनेटली ये कंपनी दूसरी कंपनी से अलग थी, तो इसके लिए भी लॉज बनाया जा सकता है। तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है जो कि बाकी पूरे ग्रुप से अलग हो। ओके, देन जो हमारा कोई भी रूल है, हम उसकी वैलिडिटी ऐसे नहीं देखेंगे कि मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, हम उसका ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे। अगर ओवरऑल इफेक्ट ठीक है तो वो लॉ ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस उठा लिए और देखा कि यहाँ पे नहीं सही बैठ रहा है तो ये लॉ इनवैलिड हुआ। ओके, देन उसके बाद आता है कि अगर कोई इलीगल एक्ट कर रहे हैं दो लोग, ठीक है, जैसे सपोज कई लोग होता है ना कि कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं, टैक्स वगैरह से बचने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लो कोई एक इंसान कर रहा है, दूसरा इंसान ये देखता है कि अरे इसने तो टैक्स दिया ही नहीं, इसने मतलब ऐसे इलीगल एक्ट करके, अब दूसरा इंसान ये कहे कि ये तो इक्वालिटी को अपोज कर रहा है, तो नहीं, जब हम इलीगल एक्ट करते हैं तो उसमें इक्वालिटी का कोई रोल प्ले नहीं होता। Okay, I hope you liked my video. Thank you for watching my video.